हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आपने पुराने लेक्चर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा, राइट? आगे बढ़ता हूँ मैं। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। ठीक, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए रिंग के बारे में, तो लास्ट टर्म पे आप लोगों ने रिंग के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। मैंने आपको सेमी सर्कुलर रिंग का भी फील्ड बताया, मैंने आपको क्वार्टर रिंग का भी फील्ड बताया। ठीक, ये रिंग किस तरीके से हम लोग एक स्ट्रेट वायर के साथ कंबाइन करते हैं, उस पर सवाल भी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, राइट? बट फिलहाल मैं थोड़ी सी चीजें आपको और देना चाहता हूँ सो दैट कि हम आगे कंबाइंड लेवल का सवाल कर सकते। ठीक, तो उसमें जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है कि अगर मैंने एक डिस्क यूज की, डिस्क मतलब आप समझते हो जो फ्लाइंग डिस्क होती है हमारे पास, वैसी एक मेटल डिस्क मैं यूज करूं और उस मेटल डिस्क के ऊपर मैंने अगर चार्ज दिया है ना। अब आपको यहाँ पे तीन तरीके की डेंसिटीज के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ाया जाएगा। वो है पहली लीनियर डेंसिटी, दूसरी है सरफेस डेंसिटी एंड तीसरी है वॉल्यूम डेंसिटी। ये वॉल्यूम डेंसिटी वही है जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ते थे, बट अभी दो नई डेंसिटीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, दैट इज लैम्डा एंड सिग्मा। ठीक है, तो चलो एक एक करके मैं आपको बताना चाहूंगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली दिस सिग्मा एंड दिस सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि ऊपर चार्ज रखना है और नीचे एरिया रखना है। दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर। सरफेस चार्ज डेंसिटी उन ऑब्जेक्ट्स पे होती है जिनमें कुछ पर्टिकुलर एरिया एग्जिस्ट करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बात करूं डिस्क की, तो डिस्क में एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, इसीलिए मैं सिग्मा का इस्तेमाल करूंगा। अदरवाइज अगर मैं बात करूं रिंग की या फिर एक स्ट्रेट वायर की, तो रिंग में सिर्फ और सिर्फ सर्कमफ्रेंस होता है, एक लेंथ होती है। स्ट्रेट वायर में भी एक लेंथ होती है, तो वहां पे जो डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं दैट इज लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है ये आपको ऑलरेडी पता होती हैं और इसका आपको ध्यान रखना भी भूलना नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको लेके आगे बढ़ता हूँ। तो आपको क्वेश्चन या फिर केस के अंदर पर्टिकुलर ऐसा दिया है कि दिस इज अ डिस्क, जो ब्लैक कलर का में सर्कल बना हुआ है, दिस इज अ डिस्क व्हिच इज केप्ट लाइक दिस, उसको हमने ऐसे रखा है। इट इज अ 3D फिगर व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, बट यहाँ पे मुझे इसको 3D को इस तरीके से दिखाना पड़ रहा है कि इट इज जस्ट लाइक। ठीक है, इसके सेंटर से आई हैव टेकन एन एक्सिस एंड उस एक्सिस पे ठीक आर डिस्टेंस पे आई हैव मार्क्ड द पॉइंट P। इस P पॉइंट पे आपसे मैंने क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। हाँ, इसका जो कंप्लीट रेडियस है दैट इज कैपिटल R, जिसका आपको ध्यान रखना। ठीक, अब अच्छी तरह जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसी बात आती है, आपको इस चीज के बारे में अच्छी तरह पता है कि वी कैन नॉट अप्लाई कूलम्स लॉ ऑन अ कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट, वी विल ओनली अप्लाई ऑन अ स्मॉल dq एलिमेंट। तो मुझे यहाँ पे dq एलिमेंट लेना पड़ेगा एंड dq एलिमेंट विल बी सो चोजन कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मुझे पता हो। तो मैंने क्या किया, डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स के अंदर ब्रेक कर दिया। तो मैंने क्या किया, इस डिस्क को एक छोटी रिंग में ब्रेक किया, y डिस्टेंस पे जाके एक रिंग एज्यूम की। अब उस रिंग की कुछ d बाय थिकनेस मैंने एज्यूम, क्योंकि आप जब भी एक रिंग बनाओगे तो रिंग हम काट किस में से रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्क में से काटते हैं, तो उसकी कुछ पट्टी तो होगी, दैट पट्टी इज ऑफ थिकनेस dy। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इस पर्टिकुलर रिंग का जो एरिया होगा, देखो एरिया कैसे निकालोगे इस रिंग का मैं बताता हूँ। जैसे इस पट्टी को अगर मैंने ओपन करा, पहले तो आप ऐसा समझना ये इस तरीके की है ना, ये स्ट्रिप। अगर इस स्ट्रिप को काट के मैंने ओपन कर दिया तो ये तरीके का आपको ऐसा रेक्टेंगल सा दिखेगा। देखो, अब इस रेक्टेंगल की जो सर्कमफ्रेंस है वो है 2πy, क्योंकि रेडियस y है तो इसलिए इसकी लेंथ 2πy एंड इसकी जो थिकनेस है दैट इज dy। अब आप खुद ही बताओ इसका एरिया निकालना आसान है कि नहीं। लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो 2πy इनटू dy विल बी माय आंसर ऑफ एरिया। एंड आपको सिखाया है कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। In fact, this is again true if the element is small। तो मैं यहाँ पे dq upon dA भी लिख सकता हूँ, बात कर रहे हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू q by n एंड इट इज इक्वल टू dq by dA ऑल्सो। तो अगर इस पर्टिकुलर छोटी रिंग का
फील्ड आपसे मैं पूछूं पी पॉइंट पे, तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, एंड इट इज के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये लास्ट टाइम पे ऑलरेडी आपने सीख लिया था, ठीक है। तो इन केस ऑफ दिस वी विल अज्यूम अ रिंग ऑफ रेडियस बाय, देखो वी हैव अज्यूम इसलिए क्योंकि मुझे रिंग के बारे में पता है ऑलरेडी, ठीक है। एंड उसकी रेडियस मैंने ली है y, एंड उसकी थिकनेस मैंने ली dy, एंड फ्रॉम सेंटर C as we know electric field due to ring on its axis is E is equals to kqx upon r square plus x square की पावर 3/2। अब इसी फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई करना है, तो q की जगह इस रिंग का छोटा dq ले लूंगा, तो मैंने वहां पे लिखा k dq, और x ये डिस्टेंस थी रिंग के अंदर, तो इसको मैंने स्मॉल r लिखा है वहां पे, एंड फिर y इसकी रिंग की रेडियस है, तो y स्क्वायर प्लस दिस r स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक आने के बाद अब डन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये तो हुआ इस छोटी सी रिंग के कारण, इस ब्लू वाली छोटी सी रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, EX डायरेक्शन। आपको अच्छी तरह पता है एक रिंग के कारण जो फील्ड होता है इट इज अलोंग द ईस्ट, तो वो EX इस डायरेक्शन में आता है। अब मेरे को इंटीग्रेट करना है, क्यों? क्योंकि इस रिंग के कारण जो फील्ड आया वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, DE का फील्ड आया है, बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक। अब इसी तरीके से इसके ऊपर एक और रिंग होगी, फिर इसके ऊपर एक और रिंग होगी, फिर इसके ऊपर एक और रिंग होगी, लास्ट रिंग ये ब्लैक वाली होगी जो सबसे टॉप पे, और सबसे पहली रिंग होगी जो सेंटर पे जो सबसे छोटी होगी। इन सभी का फील्ड कहाँ है? इसी डायरेक्शन में है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी इसके बावजूद भी सारे वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दे विल बी एडेड, तो अगर वो ऐड हो जाएंगे तो वी कैन सिंपली ऐड देम। तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो मुझे याद था कि dq की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी, तो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, यहाँ सब्स्टिट्यूट की, तो देखा कि सिग्मा इंटू r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर कांस्टेंट आ सकता है, एंड अंदर जो चीजें वेरिएबल हैं वो क्या क्या है उन पे भी हम नजर मार लेते हैं। धीरे धीरे ये रिंग्स बड़ी होती चली जाएंगी, लास्ट रिंग यहाँ पे होगी, तो y कंटिन्यूअसली बदल रहा है, y के बदलने की वजह से टर्म्स इंटीग्रेशन के अंदर y से एसोसिएटेड रहेंगी, तो ये मैंने टर्म्स अंदर रखना। टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन, दिस इज अ टिपिकल इंटीग्रेशन, जिसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, एंड यू हैव टू सब्स्टिट्यूट y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर। जब आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हो यू गेट 2y dy एंड इट इज इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। कैंसलिंग 2 यू विल गेट y dy इक्वल टू t dt। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट कर देना है, एंड यू विल सी t dt ऊपर आ गया y dy की जगह, एंड नीचे ऑटोमेटिकली t क्यूब आ गया। नाउ इफ यू विल सी यहाँ से t यहाँ पे जब कैंसिल होगा तो देयर विल बी a t स्क्वायर का टर्म इन द डिनोमिनेटर, ये ऊपर जाएगा t की पावर -2 बन जाएगा, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 विल रिजल्ट इनटू -1/t। ये हमारे इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो गया। अब आप अच्छी तरह जानते हो इंटीग्रेशंस में लिमिट्स की जरूरत पड़ती ही है, तो लिमिट्स मुझे सोचनी पड़ेगी। कैसे सोचूंगा? सबसे पहली रिंग जो यहाँ पे बनती उसका रेडियस होता है 0, यानी कि y की वैल्यू इनिशियली क्या होती है, सबसे बॉटम की 0, एंड सबसे टॉप की सबसे बड़ी रिंग जो यहाँ पे बन सकती है वो बन सकती है इस कैपिटल R रेडियस। तो मैंने लिमिट ली y इक्वल टू 0 विल बी माई लोअर लिमिट, है ना, एंड y इक्वल टू R विल बी माई अपर लिमिट। तो दोनों की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की, अब मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन dt के टर्म्स में करने को मिला है, तो मेरी लिमिट भी dt के टर्म्स में ही जानी चाहिए। तो मैं इस t वाले एक्सप्रेशन के अंदर, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर y की वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करके t फाइंड आउट करूँ। देखना, तो जब मैंने y को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे t इक्वल टू r मिला, एंड जब y इक्वल टू r सब्स्टिट्यूट किया तो t की वैल्यू ये मिली। इसीलिए मैंने लोअर पे ये वाली एंड अपर पे ये वाली लिमिट लगा दी। अब बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन आपके पास एक फैसिलिटी होती है इंटीग्रेशन में, यू कैन स्विच दीज लिमिट्स, आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो व्हेन आई रिवर्स डेफिनेटली ये टर्म ऊपर गया तो 1/r माइनस 1/√r² r स्क्वायर की टर्म बनी। अब एक r जो बाहर था उसको हमने मल्टीप्लाई करके अंदर ले लिया, एंड वी गॉट हियर टर्म है 1 बिकॉज इट विल बी कैंसिल्ड। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुका है। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन व्हिच यू मस्ट रिमेंबर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डिस्क एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज अवर मास्टर स्ट्रोक एंड दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
जिसको आप तुरंत A4 शीट पे लिख लें। याद रखें, जो ये बच्चा नहीं करेगा उसको तकलीफ आएगी और वो कंटिन्यूसली आएगी। हर फॉर्मूला जो मैं बताता आ रहा हूँ उसको A4 शीट पे लिखो, बिगिनिंग से लेकर टिल नाउ तक, एंड मेक श्योर कि आप उसको अपने सामने कहीं हैंग करके रखो। चिपकाओ मत, बिकॉज अगेन कल एक फॉर्मूला आएगा तो वो भी लिखना होगा। चिपकाओ मत, सिर्फ और सिर्फ हैंग करके रखो, सो दैट कि मैं उसमें एडिटिंग करूँ फिर लगा सकूँ, फिर एडिटिंग करूँ फिर लगा सकूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको बार बार वो हर टाइम जब आप डेस्क पे बैठोगे तो यू विल कंटिन्यूसली सी दिस फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इट इज अ स्मॉल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखें, इसमें एक स्पेशल केस जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है फिजिक्स के अंदर, अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो ये है, अगर ये डिस्क इनफाइनाइटली लार्ज हो जाए, अगर ये डिस्क बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाए तो क्या करोगे आप खुद इमेजिन करो। कोई भी चीज इनफाइनाइटली लार्ज कब होती है? अगर मैं बोलता हूँ इस डिस्क को कि ये इनफाइनाइटली लार्ज है, तो क्या मैं बोलूँ इसकी जो रेडियस है वो इनफाइनाइट तक जानी चाहिए, अगर इतनी बड़ी डिस्क है तो, है ना? तो अगर ऐसी कंडीशन लानी है तो मुझे आर की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी? इनफाइनाइट। अब आप खुद सोचो, जब ये वाली टर्म इनफाइनाइट हो गई तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट विल बी पॉसिबली जीरो, तो जीरो होते ही 1 माइनस जीरो विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ओनली, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसका फील्ड हो जाएगा। दूसरी जो चॉइस होती है हमारे पास इनफाइनाइट बनाने के लिए, वो ये होती है कि अगर ये वाला C पॉइंट इस C पॉइंट के सदा नजदीक आ जाए, है ना? आप ऐसे सोच के देखना, हम लोग जब बुर्ज खलीफा, अगर आप इमेजिन करो वो बिल्डिंग इतनी बड़ी, अगर उसके टॉप फ्लोर पे कोई हो और नीचे देखे तो आपको जो कार है और जो इंसान चलता हुआ है वो बिल्कुल चींटी जैसा लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपैरेटिवली किसी भी चीज की डायमेंशन एकदम हाई होती है दूसरे के कंपैरेटिवली, तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बड़ी दिखने लगे, है ना? अगर बुर्ज खलीफा के जस्ट नीचे खड़ा होकर कोई यूं देखेगा तो उसको वो चीज इनफाइनाइटली लार्ज दिखेगी, बट अगर वो बहुत दूर से अगर बुर्ज खलीफा को देख रहा है तो उसको छोटा दिखेगा, कोई दिक्कत। तो इसीलिए अगर मैं ये मान लूँ कि स्मॉल आर में डिस्टेंस है, ये P बहुत पास आ गया है P के, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ when P approaches C, तो P इतना नजदीक आ चुका है C के कि जो डिस्क को वो जब देखता है, मान लो P पे एक, है ना, चीटा बैठा है। कौन बैठा है? चीटा। ठीक है, और ये चीटा रहते यहाँ आ गया। ठीक, ये चीटा यहाँ आ गया। अब ये चीटा जो है डिस्क की सरफेस के ऊपर देख रहा है, तो अगर आप बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हो ना, तो आपको वही चीज जो पहले आराम से विजिबल हो रही है, हाँ ये इतनी हाइट की है, वो आपको ऐसे लगती है तो इनफाइनाइटली लार्ज है। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी सरफेस के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाओगे ना, तो वो सरफेस आपको इनफाइनाइटली लार्ज अपीयर होगी। तो ये कंडीशन भी होती है जब R स्मॉल r इज वेरी 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 स्मॉलर देन कैपिटल R, तब भी जो है ये वाली टर्म जीरो को अप्रोच करेगी, एंड अगेन यू विल गेट दिस। तो ये दो तरीके हैं सोचने के जिनसे कि मैं किसी भी शीट को इनफाइनाइटली लार्ज एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि एरिया वेक्टर आगे किस तरीके से हमारे काम में आने वाला है। ठीक, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, मैं एक रिकैप दे दूं आपको। आपने अभी तक ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण कैसे होता है, एंड एक सर्कुलर रिंग के कारण किस तरीके से फॉर्मुलेस होते हैं, ये सब हम लोगों ने देखे। इनफैक्ट आपने ये भी देखा कि एक सर्कुलर डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, राइट? ये सब जानने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम लोग आगे मूव ऑन करें एंड बात करें फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? उसको जानने से पहले आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये जान लेना कि एरिया वेक्टर किस तरीके से फ्लक्स में काम करता है। ठीक, पहली बात तो ये कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी और इसका लिंकेज डायरेक्टली कहाँ पे जाता है? हमारे क्रॉस प्रोडक्ट पे। ठीक, अगर आपको अभी तक याद है तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कोई फॉर्मूला इस तरीके का देखा था, दैट इज A क्रॉस B। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि आप A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालना जानते हैं कि नहीं जानते, तो वो भी आपको आता होगा, राइट? तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे सवाल भी करवाऊंगा एंड कुछ आपसे आइडियाज भी लूंगा कि एरिया वेक्टर के डायग्राम्स आपको कुछ शो करूंगा एंड पूछूंगा बताइए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर, एंड पहले प्रोसेस भी समझ लेते हैं। ठीक, देखिए सपोज कीजिए हमारे पास पर्टिकुलर ये क्यूब है, राइट? हमारे पास क्या है? एक क्यूब है। ठीक,
अब आप अच्छी तरह जानते हो क्यूब के ऊपर भी सरफेस, फ्रंट में भी सरफेस, बॉटम में भी सरफेस एंड बैक में भी सरफेस, ठीक, एंड साइड में भी सरफेस एंड इस साइड में भी सरफेस, 6 साइड सरफेस ही सरफेस, राइट। याद रखें इफ दिस 3D डायग्राम इज विजिबल टू यू, अगर मैं टॉप सरफेस की बात करूं तो इसका वेक्टर ऊपर की तरफ जाता हुआ है न्यू, जैसा आपको दिख रहा है। अगर साइड सरफेस इस तरीके से है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे जाता हुआ है, ठीक। बॉटम सरफेस अगर नीचे यूं है तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरीके से जाता है एंड साइड सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरीके से जाता है। फ्रंट की जो सरफेस होगी ऐसे, उसका एरिया वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर इस तरीके से बाहर आता है एंड पीछे की जो बैक सरफेस होगी उसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ जाता है। यानी कि टोटल 6 डायरेक्शन हमारे पास है, यानी कि मैंने I, J और K तीनों का इस्तेमाल कर लेना है। डन, ठीक। तो चलो मैं आपको समझा दूं, एरिया वेक्टर बेसिकली किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर ये एक प्लेन सरफेस है जो आपके सामने दिख रही है, ठीक, प्लेन सरफेस, देखो ये प्लेन सरफेस है, एक स्क्वायर प्लेट टाइप आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर। इसका जो एरिया वेक्टर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो ये हो सकता है ऊपर की तरफ जाता हुआ, आप इसको जे कैप बोल सकते हो, या फिर इसी का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ भी हो सकता है माइनस जे कैप। अब कभी भी एक प्लेनर जो सरफेस है उस सरफेस का एरिया वेक्टर दोनों ही साइड पॉसिबल है, ऊपर भी और नीचे, ठीक। बट जब कभी भी एक क्लोज फिगर की मैं बात करूंगा, जैसे यहाँ पे की क्लोज फिगर की बात, तब एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड रहेंगे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मैं हालांकि इस चीज के बारे में लिखवा भी देता हूँ। तो फॉर अ क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड। फॉर एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल आई एम टेकिंग इज ऑफ द सिलेंडर, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये इंक का बॉटल है जो मेरे सामने अवेलेबल है एट प्रेजेंट, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते हुए कभी कभार ऐसा होता है कि इंक ओवर हो जाती है, तो वी आल्सो नीड अ रीफिल, ठीक। तो देखिए ये सिलिंड्रिकल सरफेस है एंड ज्यादा मैं ट्रीट करूंगा नहीं इसे क्योंकि कुछ हो सकता है। तो ये बॉटम में इसकी फ्लैट सरफेस है ना, ऑब्वियसली एक जार है तो इसकी फ्लैट सरफेस बॉटम पे होगी। तो ये बॉटम की सरफेस है, क्लोज्ड शेप कंटेनर है। तो अब ये जो नीचे की सरफेस है इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हमेशा बाहर ही होगा, मेरे कहने का मतलब ये है ना। और ये जो इसकी कर्व सरफेस एरिया है, तो हर इंस्टेंट पे जैसे इस जगह पे कर्व सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर ये है, थोड़ा सा शिफ्ट किया तो आपकी तरफ का जो कर्व सरफेस एरिया है उसके अंदर एरिया वेक्टर आपकी तरफ आता हुआ, थोड़ा सा और शिफ्ट किया तो इस तरफ जाता हुआ, इस तरीके से मतलब एरिया वेक्टर हर इंस्टेंट पे बदल रहा है। आप देखो ये घूम सकता है बिल्कुल ऐसे, है ना, इस तरीके से घूम सकता है यूं चारों तरफ, हर इंस्टेंट पे एरिया वेक्टर है। अगर ऊपर भी ऐसा ही जैसे नीचे ढक्कन है वैसे ही ऊपर होता तो प्योर सिलेंड्रिकल बन जाता एंड उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होता, जैसे यहाँ दिखा रहा है। तो टॉप, बॉटम एंड सिलेंड्रिकल यानी कि थर्ड सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर मैंने आपको दिखाया है। तो हमेशा याद रखें सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा एरिया वेक्टर आपका होता है। देन इस चीज का ख्याल रखें। हाँ, ये तो थे क्लोज सरफेसेस, तो इसकी वजह से क्या हुआ आपको बड़ा आराम से समझ में आया कि एरिया वेक्टर सिर्फ बाहर। बट अगर सरफेस इस तरीके का होता जैसे मैंने अभी आपको शो किया, ओनली प्लेट, है ना, तब एरिया वेक्टर जो है या तो ऊपर हो सकता है या फिर एरिया वेक्टर आपका नीचे हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो इस चीज का भी आप ख्याल रखें, है ना। तो एरिया वेक्टर या तो ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है, तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आता हूँ मैं उस सेगमेंट पे आता हूँ जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि व्हाट इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों आपने अक्सर नोट किया होगा, इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट A cross B is basically A into B into sin theta and फिर उसके बाद n कैप आता था, राइट। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, एक रिवाइज हो जाए चीज तो बहुत ही बढ़िया। ये जो n कैप आता था साइड में, दिस n कैप was always perpendicular to the plane containing वेक्टर A एंड वेक्टर B, याद हो आपको, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा, आप उसको अपनी तरफ से ऐड कर लेना। n cap is such unit vector which is always perpendicular to plane containing A and B, ठीक। अब ध्यान देना, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। आपको कहा गया कि पैरेललोग्राम का
एरिया निकालिए। तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला था मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आप अच्छी तरह जानते हो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ए बी साइन थीटा हो जाएगा एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू एरिया। दिस इज बेसिकली इक्वल टू एरिया। अब ध्यान से सोचना ये ए बी साइन थीटा कैसे प्रूव होता है उसके ऊपर भी फोकस करवाया था आपको। अगर ये साइड ए है एंड ये एडजेसेंट साइड बी है एंड बोथ हैविंग एंगल ऑफ थीटा इन बिटवीन देम, then perpendicular will be a sin theta and आप जानते हो रेक्टेंगल के केस में लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज गिवन बाय एरिया। ठीक, तो एरिया की वैल्यू अगर a b sin theta हो गई तो आई कैन राइट डाउन इट इज इक्विवेलेंट टू मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, ऐसे लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं and if adjacent sides of the triangle are vector and they are known to us a and b, in such situation I can write down half into base is b into height is a sin theta and that can be written as a b sin theta को तो मैं a cross b लिख दूंगा and half नीचे रह जाएगा, तो this can also be written and we can write this also। ठीक, अब अगर बात सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेडली डायरेक्शन पे ही की जा रही है, डेडिकेटेडली डायरेक्शन पे, तो डायरेक्शन का भी उतना ही रोल है जितना मैग्नीट्यूड का। तो मैग्नीट्यूड तो आप बड़े आसानी से बता पाए, बट डायरेक्शन की बात की जाए तो वो भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जहाँ वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो पहले और दूसरे वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है। फॉर एन एग्जांपल डायरेक्शन दी जाती है बाय राइट हैंड रूल। जिस डायरेक्शन में आपका पहला वेक्टर है उस डायरेक्शन में सारी फिंगर्स को रखिए राइट हैंड की एंड बाहर का जो वेक्टर है उसकी तरफ सारे फिंगर्स को कर्ल कीजिए। ए और ए से बी की तरफ कर्ल करते वक्त अंगूठे की जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एन कैप एंड दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया in this situation and it is equal to a cross b, then direction of a cross b is into the plane, plane के अंदर जाता हुआ है, u अंदर जाता हुआ, ठीक है, it is into the plane, तो plane के अंदर जाता हुआ है अंदर की तरफ। Similarly ट्रायंगल के केस में भी अगर मैं देखूं तो a की तरफ सारी फिंगर्स कर्ल्ड एंड टुवर्ड्स बी अगेन अंदर की तरफ जाता हुआ है, तो इसका भी पूरे प्लेन का एरिया वेक्टर अंदर की तरफ इस तरीके से। अब अगर आप बाहर प्लस k कैप मानते हो तो अंदर माइनस k कैप होगा, हेंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड आई विल कीप अ माइनस k कैप वेक्टर। समझाता हूं आपको एग्जांपल से कैसे, चिंता मत कीजिए। देखिए सपोज ये रेक्टेंगल है मेरे पास, दिस इज 3j कैप एंड दिस इज 4i, ठीक है, एंड आई वांट कि आप इस प्लेट का दिस इज अ प्लेट है ना, एरिया वेक्टर फाइंड आउट करो। देन इस प्लेट का एरिया वेक्टर फाइंड आउट करो। अब आपको किसी ने ये थोड़ा सिखाया है कि L क्रॉस B किया जाए या B क्रॉस L किया जाए, कुछ भी कर सकते हो आप। तो आपको क्या पता, आपको सिर्फ इतना पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कौन सा वेक्टर पहले लेना है ये आपको थोड़ा पता है। तो इसीलिए जब मैं I यानी कि इसको अगर मैं L वेक्टर मान लेता हूँ एंड लेट्स से दिस इज B वेक्टर, तो अगर मैं L क्रॉस B कर रहा हूँ देन आई एम डूइंग 4i कैप क्रॉस 3j कैप, 4 3 12 into I क्रॉस j विल बी k कैप। तो इससे क्या हो रहा है, I की तरफ फिंगर्स, L वेक्टर पहले तो L की तरफ फिंगर्स कर्ल्ड एंड टुवर्ड्स B बाहर की तरफ है, बाहर पॉजिटिव k कैप होता है, इसमें पॉजिटिव एरिया वेक्टर है, सिंपल इज दैट। बट अगर इसी जगह पे मैं B क्रॉस L करता, अगर मैं इसको B क्रॉस L लिखता then my answer would have been minus of 12 k कैप। देख लो J से I की तरफ घुमाया तो अंगूठा अंदर जा रहा है and it is minus 12 k। इस हिसाब से देखा जाए तो प्लेट में ये कंफ्यूजन आपका जो रहेगा कि there is a possibility कि वेक्टर ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो and there is a possibility कि वेक्टर नीचे की तरफ डायरेक्टेड भी हो। ठीक, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ कि एरिया वेक्टर इस तरीके से लिखा जाए, राइट। रेडी है सब लोग, सुनिएगा ध्यान से। देख लीजिए ये कुछ इस तरीके का 3D स्ट्रक्चर है आपके सामने। एक्स एक्सिस हमारे पास ये है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, जेड एक्सिस आपकी तरफ बाहर आती हुई है। अब कुछ आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो लेंथ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो आने वाली जो ये वाली जो लेंथ है,
ये लेंथ किसी एक्स जेड प्लेन में है एंड दिस बेसिकली लेंथ इज इन वाई एक्सिस। ये आपको आराम से दिख रहा होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट। अब मुझसे ऐसे कहा गया है कि आप पहले तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताओ एंड देन सेकेंडली यू हैव टू राइट डाउन दिस एरिया वेक्टर एज वेल, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप? बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैं आपको यहाँ 3D में एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझ। आप अच्छी तरह जानते हो अगर इसका मैं साइड व्यू लूं तो ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। और आप जानते हो एरिया वेक्टर यहाँ से इसके व्यू बाहर आता हुआ हो सकता है इससे, या फिर अंदर जाता हुआ हो सकता है, बट दोनों ही केसेस में इट विल बी परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या ध्यान से देखना, चाहे ये वाली आर्म हो, लेंथ हो, चाहे ये वाली ब्रेड्थ हो, इन दोनों के ही क्या ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अगर ऐसी बात है तो अगर ये वाली जो लेंथ है इसके परपेंडिकुलर अगर हमारा एरिया वेक्टर है, या तो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से। तो अगर अंदर की तरफ है तो ध्यान से देखो ये 30 डिग्री बन रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, देखो कैसे समझोगे आप, ठीक। आप इस तरीके से समझना, यहाँ पे किस तरीके से ये है, ठीक। एंड हमारे पास ये इस तरीके से बाहर आ रहा है, राइट, इस तरीके से बाहर आ रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरीके से परपेंडिकुलर हमारे को इसका एरिया वेक्टर कंसीडर करना है, और यहाँ पे ये जो एंगल दे रखा था आपको इतना था, दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 90 डिग्री से ये रिमेनिंग एंगल जो यहाँ का होगा, दिस रिमेनिंग एंगल इट विल बिकम 60 डिग्री। अगर ये रिमेनिंग एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बन गया तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। एंड अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स एक्सिस पे सिर्फ 60 डिग्री पे एरिया वेक्टर इंक्लाइंड है, बट याद रहे ये एरिया वेक्टर जो है एक्स जेड प्लेन के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो मैंने लिखा तो एरिया वेक्टर एक, अगर मैग्नीट्यूड की कोई बात करें तो 4 3 12, ये तो आपको सीधे दिख रहा है, और मीटर स्क्वायर की यूनिट, इसमें तो कोई तकलीफ है ही नहीं। अब जब बात आती है एरिया वेक्टर की तो आप क्या करोगे, a cos 60 यानी कि 12 cos 60 आई क्या। अब इसी का दूसरा कंपोनेंट जो पीछे की तरफ जाएगा तो z एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो माइनस का k है, तो 12 sin 60 j है, ठीक है। अब sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इट विल बी 6 i है माइनस 6√3 j है, इस तरीके से। तो दिस विल बी आवर एरिया वेक्टर, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया। ध्यान से देखो दिखेगा, देन तो दिस इज आवर एरिया वेक्टर जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, राइट। अब मैंने आपको सिर्फ ये बताया, जरूरी नहीं है अगर ये इस तरीके का प्लेन है तो एरिया वेक्टर एक इधर भी हो सकता है, तो एक इसके जस्ट उल्टा भी हो सकता है। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये वेक्टर आपको मिल चुका है तो इसका जस्ट उल्टा वेक्टर ओनली माइनस के डिफरेंस में होगा, यानी कि दूसरा अपोजिट वेक्टर जो एरिया का हो सकता है, जो बाहर की तरफ भी हो सकता है, इधर a1 वेक्टर, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ माइनस टाइम्स ऑफ a वेक्टर होगी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ -6 i + 6√3 j। इसी का जस्ट अपोजिट। अब आपको कौन सा वेक्टर पिक करना है, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रैक्टिस से सीख जाओगे, एंड वो मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि इस एरिया वेक्टर को लिखने से जो हमें आगे हेल्प मिलने वाली है वो टॉपिक क्या है, राइट। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है। कई बार आपको पूरी फ्लैट सरफेस ना मिल के एक कर्व सरफेस भी मिल सकता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा फिगर लिया है, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये हेमिस्फीयर है। इसमें नीचे की तरफ जैसे आप जब एप्पल को कट करते हैं तो नीचे आपको एक सर्कल दिखता है एंड ऊपर कटोरा दिखता है, राइट। तो नीचे का जो सर्कल है, सर्कल यानी कि डिस्क वाला जो एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया का एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था सॉलिड ऑब्जेक्ट में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड है। ये तो बस प्लेट्स वाली चीजें जब आती हैं, प्लेट्स वाले जब डायग्राम्स आते हैं, इनमें कंफ्यूजन बनता है कि एरिया अंदर ले कि बाहर है, ठीक है। बट इसमें तो फैक्ट है कि ये बाहर ही रहेगा, है ना। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट जब भी आता है तो एरिया वेक्टर आपको आउटवर्ड ही लेना है। अब इसका तो हो गया चलो पूरा का पूरा एरिया वेक्टर बाहर, बट कर्व्ड वाले के अंदर अगर आप नोट करोगे तो हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बदल रही है। तो ये जो केस है, इस केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो ऐसी सिचुएशन में एरिया वेक्टर जो है नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एंड नॉन यूनिफॉर्म केसेस के अंदर आप अच्छी तरह जानते हो हम हमेशा इंटीग्रेट कर, ठीक। हालांकि मैं आपको इतना डिटेल में अंदर नहीं लेके चलूंगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो अननेसेसरीली, और उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ है भी नहीं, अदरवाइज हम बेशक चले। तो इस डीए का एक कंपोनेंट आपका आता है अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज डीए cos थीटा,
एंड एक कंपोनेंट आपका चला जाता है y एक्सिस के अलोंग dA sin थीटा। अगर मैं सिमेट्रिकली यहाँ पे एक और ऐसे ही सेम टू सेम dA एरिया ले लूं और उसका भी एंगल यहाँ पे थीटा रखूं एंड d थीटा रखूं, तो आप देखोगे सिमेट्रिकली dA cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, सिर्फ और सिर्फ बचेगा तो क्या बचेगा, dA sin थीटा। दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट। तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि पूरे कर्व्ड कटोरे का जो भी, अगर वो पूरा कर्व्ड कटोरा तो आपको यहाँ 2D में दिख रहा है, जबकि कटोरा बेसिकली है कैसा, यूं, ये कटोरा इस तरीके का है, तो कुछ एरिया वेक्टर्स इस तरफ भी होंगे, कुछ एरिया वेक्टर इस तरफ भी होंगे, कुछ एरिया वेक्टर यहाँ से बाहर जाते हुए होंगे, कुछ एरिया वेक्टर यहाँ से मेरी तरफ आते हुए होंगे, इस तरीके का कटोरा है, ठीक है। बट इन सबका x कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, सिर्फ y कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये एरिया वेक्टर और वो एरिया वेक्टर अगेन एक दूसरे के अपोजिट हो। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, हर जगह पे एक एरिया वेक्टर सामने है तो दूसरा, ठीक है। तो ये फील आपके अंदर लाना था, दैट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस एग्जांपल, ठीक है। फिर आता हूँ मैं जो मेन मुद्दा है जिसके लिए हम ये एरिया वेक्टर लिखना सीख रहे हैं, दैट टर्म इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक। आपने ये टर्म फ्लक्स हो सकता है पहले भी सुनी हो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है एंड लुमिनस फ्लक्स भी होता है। लुमिनस फ्लक्स लाइट वाला फ्लक्स होता है। ऐसे फ्लक्स काफी जगहों पे हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिकली फ्लक्स होता क्या है, पहले मैं उस पर फोकस करवाता हूँ। फ्लक्स इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड विच मीन फ्लो, है ना। इसका मतलब होता है क्या, फ्लो। नाउ फ्लो कैन बी एनीथिंग, फ्लो कैन बी ऑफ एनीथिंग, है ना। तो फ्लो शुड बी थ्रू अ गिवन सरफेस, ठीक है। नाउ फ्लो कैन बी ऑफ एयर, तो मैं बोल दूंगा एयर का फ्लक्स है, एयर फ्लक्स। इफ फ्लो इज ऑफ वाटर देन आई विल से वाटर फ्लक्स, ठीक। इफ फ्लो इज ऑफ बीज, मधुमक्खी का है, जैसे टिड्डा, अभी टिड्डा आया था, है ना, तो मैं बोल दूंगा टिड्डा फ्लक्स, टिड्डा, है ना, मैं बोल दूंगा टिड्डा फ्लक्स। काफी सारे टिड्डे आए थे ना रिसेंटली। इसी तरीके से फ्लक्स किसी का भी हो सकता है। अगर काफी सारी बकरी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो मैं कह सकता हूँ बकरी का फ्लक्स। तो फ्लक्स किसी भी चीज का हो सकता है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी। फ्लक्स इज बेसिकली फ्लो ऑफ एनीथिंग थ्रू अ गिवन सरफेस। अब यहाँ पे जो फ्लक्स जिसकी मैं बातचीत करना चाहता हूँ वो कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो बात करेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें। तो ठीक है, तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक, मैं यहाँ लिखता हूँ, इस तरह थोड़ा सा मिटा के यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लिखता हूँ। इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया, ठीक, पासिंग थ्रू गिवन एरिया और सरफेस व्हाटएवर, है ना, ब्रैकेट, ठीक। सिंबल जो इसका होता है वो होता है, पहले O बनाओ, चीरा मार दो, ठीक, तो उसको बोलते हैं फाई, ठीक। फाई यानी कि फ्लक्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मतलब उतनी ही ज्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक। तो समझ जाना उतना ही ज्यादा फ्लक्स है। तो इसीलिए इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलो या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइन उतनी स्ट्रॉन्गर फील्ड, उतना ही ज्यादा फ्लक्स। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर 100 वाट का बल्ब जलाता हूँ तो कमरे में ज्यादा रोशनी होती ही नहीं होती। अगर 20 वाट का या 0 वाट का बल्ब जलाऊंगा तो कमरे में कम रोशनी होगी। सिंपल सी बात है ना। उसी तरीके से अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड रखोगे तो फील्ड लाइन ज्यादा होंगी एंड इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स उस पर से जा सकता है। आप जितना ज्यादा बड़ा गेट बनाओगे उतने ही ज्यादा लोग उसमें से एक बार में पास हो सकते हैं, ठीक। एक आप सोचो, जब आप लोग एलएन की बिल्डिंग से एलएन क्लासरूम से बाहर निकलते थे तब आपके जो गेट होते थे उतने छोटे छोटे होते थे, और एक जो बिल्डिंग की एंट्री का गेट है वो कितना बड़ा है, तो उससे एक बार में ज्यादा बच्चे जा सकते हैं और क्लासरूम से एक बार में कम बच्चे जा सकते हैं। तो एरिया अगर कम होगा तो कम बच्चे जा पाएंगे, कम फील्ड लाइन जा पाएंगे, तो फ्लक्स कम हो जाएगा। ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्लक्स पॉसिबल है, ठीक। तो इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू कॉस थी, या फिर मैं कह दूं एंगल पे। अब ऐसा क्यों है, इन पे डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक देसी तरीका है, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा ट्राई करना, आपको भी फील आएगा इस चीज के बारे में। जैसे
हम लोगों के घरों में आपने देखा हो कई बार, अगर मूवीज में देखा हो तो मूवीज में या फिर कहीं पे भी आपने देखा हो तो इस तरीके का पानी पेड़ों में डालने का कंटेनर होता है। यहाँ पे इसका हैंडल होता है, यहाँ पे जाली होती है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ होता है एंड इसको इस तरीके से जो है इसमें पानी जो है फव्वारे की तरह और शॉवर की तरह निकलता है। ठीक है, अगर हम इधर से जाली हटा दें, रिमूव कर दें, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया, एक कटोरा बन गया। क्या बन गया, ये एक कटोरा बन गया। अब इसके सामने मैंने एक पानी का पाइप रखा, क्या रखा मैंने, वाटर पाइप, है ना। अब इसमें से फ्लो है पूरा प्रॉपर, इसमें फ्लो ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है, एकदम पानी एकदम तेजी से बाहर निकल रहा है, एकदम चीरता हुआ। पाइप है तो पाइप से तो पानी बाहर निकलेगा। ठीक, अभी पानी, अगर कटोरा, ध्यान से सोचना, ये पाइप है और कटोरा एकदम इसके सामने रखूंगा तो क्या सीधे सीधे पानी इसके अंदर चला जाएगा? देखो पैसा मार के, तो अगर सीधे सीधे पानी अगर अंदर चला जाएगा तो पूरा का पूरा पानी अंदर जा रहा है, पूरा का पूरा पानी अंदर जा रहा है। ठीक, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, तो पानी अंदर गया, इधर वॉल पे टकराएगा, टकराने के बाद धीरे से यहाँ सेटल हो जाएगा। अब इस वाटर के पास अगर मैं आपसे पूछूं क्या डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे डायरेक्शन इज देयर, यस। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, बिल्कुल है। तो ये है हमारे लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझने का तरीका है, सिर्फ समझना, सिर्फ समझना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये जो भरा हुआ पानी है यहाँ पे, वाटर, स्टोर्ड वाटर, इनफैक्ट दिस इज स्टोर्ड वाटर, क्या इसके पास डायरेक्शन है? तो आपका जवाब होगा नहीं। दिस इज अ स्टैंडिंग वाटर बच्चों, दिस इज अ स्टैंडिंग वाटर, ये एकदम शांत बैठा है, अंदर स्टोर्ड है, दिस हैज नो डायरेक्शन एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये है हमारा फ्लक्स, ये है हमारा क्या, फ्लक्स। अब इनके अलावा, अच्छा अब मेरा जो पूरा फोकस है ना वो किस चीज पे, समझना ध्यान, मेरा पूरा फोकस है कि फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है। सोच के देखो, अगर पाइप को पतला कर दूं, पाइप को अगर पतला कर दूं, यानी कि इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये वाला, ये अगर छोटा कर दूं तो क्या कम पानी बाहर निकलेगा, है? कम पानी बाहर निकलेगा तो कम पानी एंटर होगा और यहाँ पे वाटर लेवल धीरे धीरे राइज होगा। तो क्या फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया। ठीक, अब अगर मान लो पानी का फ्लो, कई बार आप लोगों ने नल में देखा होगा, अगर हम गाड़ी धोते हैं, है ना, पाइप से कभी भी धोते हैं अगर आप गाड़ी, तो पानी का अगर फ्लो प्रॉपर नहीं आता तो क्या पानी शॉर्ट मतलब लेवल पे ही गिर जाता है, ज्यादा दूर स्ट्रेच नहीं कर पाता। तो अगर यहाँ से पानी ही कम आएगा, यानी कि फील्ड लाइन ही अगर कम होगी, तो क्या तब भी पानी कम स्टोर होगा? तो फिर इसका मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो। ठीक, अब ये तीसरी कॉस थीटा वाली चीज थोड़ी सी समझने में ज्यादा दिमाग लगी। कैसे? ये कटोरा जो एकदम पेन के सामने था और बार बार डॉट इधर लग रहा था, ठीक, बार बार डॉट इधर लग रहा है, इसका मतलब पानी इधर स्ट्राइक कर। अगर इस कटोरे को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, यूं थोड़ा आपकी तरफ घुमा दूं, तो क्या कटोरे का मुंह इधर होने के कारण कुछ पानी यूं टकरा के पीछे निकल जाएगा और कुछ पानी टकरा के अंदर घुस जाएगा इस तरह। तो जब ये यहाँ स्ट्राइक करता है इस वाली वॉल पे, तो इसके पास दो डायरेक्शन, एक ये यहाँ से जा सकता है, एक ये पीछे से जा सकता है। तो देयर इज अ पार्शियल लॉस ऑफ वाटर, यहाँ पे फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर पार्शियल लॉस होगा तो कुछ पानी ही अंदर जा पाएगा और फिर से जो है ये फिल होने की रेट या फिर फ्लक्स घट जाएगी। आई बात है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, जब कटोरा यूं घुमा ना, तो इस एरिया वेक्टर आपका कटोरे का यूं हो गया, ठीक, एंड ये जो एंगल है यहाँ पे जो बन रहा है इसको मैंने बोला थीटा। कैसे समझ, कटोरा घूमते ही एरिया वेक्टर आपका यूं हो गया और पाइप के जस्ट सामने वाले जो, जब वो पाइप के जस्ट सामने यूं था तब उसका जो एंगल था उससे अब जो एंगल है वो थीटा हो गया। तो आप ध्यान से देखना, जैसे ही इसको सामने लेके आना चाहूंगा तो एक और थीटा, यानी कि इस कटोरे को अगर आप घुमा के यूं रखना चाहते हो, ऐसे रखना चाहते हो, तो जो एरिया काम में आएगा वो ना तो ए होगा, वो होगा उसी का कंपोनेंट ए cos थीटा। ठीक है, तो इसीलिए cos कंपोनेंट ही फ्लक्स में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख लिया। कई दूसरी चीज, sin थीटा अगर आता तो देयर इज अ चांस कि क्रॉस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आपने सीखा AB cos थीटा एंड क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में आपने सीखा AB sin थीटा। तो हर वो चीज जो स्केलर है वहां पे डॉट प्रोडक्ट ही मौजूद होता है। ठीक है, तो ये तरीका है समझने का जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हो, अदरवाइज मेरे पास एक रास्ता और मैं भी आगे लेता हूँ। Combining all of them together, I will get TA cos theta
and proportionality हटाते ही I can write down this expression as dot product E dot A, है ना? Hence the flux is basically dot product of electric field into area. ठीक, अब कैसे इसको यूज करें, कैसे डील करें, तो मैं बताता हूँ आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें. फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट यूजेस डॉट प्रोडक्ट. दिख ही रहा हो तो होगी इसकी स्केलर क्वांटिटी. इट हैज नो डायरेक्शन, इट इज आल्सो विजिबल, है ना? अब अगर ये एक छोटा सा ट्यूब दिया मैंने, तुम लोग देखना, यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है, और इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा है, ध्यान से देखना. अगर इस ट्यूब का साइड ए है, ये मैंने आपको बोल दिया है. मैंने क्या बोल दिया आपको? क्यूब का साइड क्या है? ए है, ठीक है. तो अगर क्यूब का एक साइड ए है तो क्या इस तरफ का जो शेडेड एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या वो ए स्क्वायर होगा? डन. अगर ये ए स्क्वायर है तो क्या आपको सिखाया था कि इसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होगा, तो यू बाहर होगा. ठीक. अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर जा रहा है इसको मैं बोल देता हूँ ई नॉट. जो अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैंने बोल दिया ई नॉट. तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं आई कैप लिख दूंगा, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इसके पीछे माइनस आई कैप लिख दूंगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में. डन. तो अगर इस साइड का फ्लक्स फाइंड आउट किया, उसको फाइबर लिखा, तो मैं लिखूंगा ई नॉट आई कैप डॉट ए वेक्टर माइनस आई कैप. तो इससे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा माइनस ऑफ ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, बिकॉज एरिया वेक्टर क्या है? ए स्क्वायर. तो माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि जो फ्लक्स है वो इनकमिंग है. देखना ध्यान से. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव. रीजन सिंपल है, बाहर से आता है, एरिया वेक्टर बाहर ही हो गया तो नेगेटिव तो आना ही आना है. सिमिलरली अगर इस वाली साइड पर देखूं, देखना इस वाली साइड पर अगर देखूं, ये वाली साइड का, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होता है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी तरफ है. ठीक. तो ऐसे में इस तरफ का जो फ्लक्स होगा phi2 इट इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप. क्यों? क्योंकि ये भी आई कैप में है और वो भी आई कैप में है. इन सच सिचुएशन वी कैन राइट डाउन दिस एज ई नॉट इनटू ए. एंड आप देख सकते हो इसका फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है. इसका फ्लक्स कैसा है? पॉजिटिव. ठीक है. अब अगर कोई आपसे पूछे कि इन दोनों का ही नेट फ्लक्स बताओ, जो अंदर आता है और जो बाहर जाता है, इन दोनों का नेट बताओ, या फिर कोई आपसे पूछे कि बताओ व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 0. देखो क्या, अगर आपसे कोई भी पूछे ये ऊपर वाली सरफेस, ये वाली जो एकदम टॉप पे है, क्या ये पार्टिसिपेट करेगी फ्लक्स में? तो आपका जवाब होगा नहीं. क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर है ऊपर, है ना, ऊपर की तरफ है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर ऊपर की डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो आप अच्छी तरह जानते हो cos 90 डिग्री इज बेसिकली 0 and hence phi will be equal to 0. So third important point is always make sure कि angle between electric field and area vector, angle between electric field and area vector if found 90 degree then flux will be 0. ठीक. If found 90 degree then flux will be 0. ऐसे कौन कौन से हैं? एक ऊपर वाली सरफेस हो गई, एक नीचे वाली सरफेस हो गई, यहाँ तक कटेगा. ठीक है. यहाँ पे मतलब फ्लक्स इधर से पास नहीं करेगा. एक ही बाहर की सरफेस देखना बच्चों, यहाँ इसका एरिया वेक्टर बाहर है, अगेन फील्ड का वेक्टर इस तरफ है, फील्ड का वेक्टर इस तरफ है रेड वाला, एरिया वेक्टर बाहर है. इसी तरीके से पीछे वाली सरफेस है उसका भी इस तरीके से अंदर है, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर जो है. तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, सिर्फ 2 ही सरफेस हैं जो फ्लक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बाकी 4 फेसेस क्यूब की ऐसी हैं जो फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही. ठीक. तो इसका मतलब जो नेट फ्लक्स इस क्यूब के थ्रू होगा वो माइनस से जितना है उतना ही प्लस में है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? ठीक. तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे जो आता है, जो आपको लिख लेना है, वो मैं यहाँ लिखता हूँ. पहले थर्ड पॉइंट लिखते हैं, है ना, कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, देन फ्लक्स will be 0. If phi is 0 degree, then flux is equal to E into A, that is positive. If flux is equal to 180 degree, then flux is equal to minus of E into A, and it is negative. ठीक है. याद रहे, आप अच्छी तरह जानते हो A and
TC, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में हमारा जो कॉस है वो पॉजिटिव होता है, एंड इन दोनों केसेस के अंदर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो है वो नेगेटिव है। तो आप समझ सकते हो कि जैसा एंगल होगा वैसे हमें डील करें। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको हमेशा कॉस की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, बट अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आपका एंगल गया तो आपको वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलता है। इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं। ठीक, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, whenever field is coming from outside, ठीक है, जैसे ये whenever field is coming from outside, जैसे field बाहर से आ रहा है, then net flux through the body is 0, then net flux through the body is 0, ठीक है, ये important point है। इसी में प्लीज एक छोटा सा सवाल है, वो मैं पूछ के बस इस क्लास को अपन एंड करते हैं। देखना, जैसे जो कटोरा में थोड़ी देर पहले बनाया था फिर वो वापस से बना दिया, इसका रेडियस है r, ठीक, फील्ड लाइन आपकी E0 पहले जैसे, ठीक, ये फील्ड लाइन है आपकी। अब आपसे पूछा है, इसको मैं सरफेस नंबर 1 लिखता हूँ एंड फ्लैट सरफेस को 2 लिखता हूँ, ये वाला, ये फ्लैट जो सरफेस है फ्लैट वाला को 2 लिखा और 1 को कर्व सरफेस एरिया लिखा। तो कर्व सरफेस एरिया CSA एंड इज सरफेस 1, ठीक, एंड जो फ्लैट सरफेस एरिया है इट इज सरफेस 2, ठीक है। तो आपसे पूछा है, बताओ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया, एग्जांपल है फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, यानी कि कर्व सरफेस एरिया से पूछा है। अब देखो, अगर आपसे फ्लैट सरफेस एरिया का पूछते ना, अगर आपसे फ्लैट सरफेस एरिया का पूछते तो आप चुटकियों में आंसर दे देते, इसीलिए नहीं पूछा, ठीक। तो जो चीज आपसे पूछी है वो पूछी है सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। अब आप क्या प्रॉपर्टी जानते हो, आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर फील्ड बाहर से आता है, अगर फील्ड बाहर से आता है तो नेट फ्लक्स 0 होना चाहिए बॉडी का। तो नेट फ्लक्स लिख देता हूँ 0, तो फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू सरफेस 2 इक्वल टू 0। नाउ फ्लक्स ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्लक्स ड्यू टू 2। तो अगर मैं 2 का फ्लक्स फाइंड आउट करूँ तो 1 का आ गया। तो फ्लक्स ड्यू टू 2 इज एक्चुअली इक्वल्स टू E0 इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर भी i कैप में है, तो पाई इंटू r, ये है +2 की वैल्यू। और अगर +2 ये है तो आपका आंसर क्या हो गया, +1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E0 इंटू पाई r कुछ। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान देना चाहिए आपको, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ठीक, एक और सवाल लास्ट याद आ रहा है तो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा सवाल है, आपको मदद मिलेगी। मैं डेटा जानबूझ करके वही लूंगा, मैं नहीं चाहता कि आप फालतू उसमें उलझो, ठीक है। थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था मैं वही एग्जांपल पिक कर रहा हूँ वापस, ये ठीक है। सेम रेक्टेंगल पिक कर रहा हूँ, दिस इज 4, दिस इज 3, ठीक है ना। अब आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट, ठीक है। एंड आपसे पूछा है फाइंड फ्लक्स इन दिस केस, ठीक है। एंगल फिर से 30 डिग्री ले लो, कोई संकट नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे मैथमेटिक्स नहीं करवा रहा, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स तो आप कर पाओगे, मुझे पता है अच्छी तरह। ऐसी सिचुएशन में कैसे किया जाए, है ना। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, एरिया वेक्टर निकालेंगे। एरिया वेक्टर निकालने के लिए जैसा आपको ऑलरेडी पता है, अगर ये y एक्सिस है तो थोड़ा सा टिल्टेड है ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे y एक्सिस के साथ तो 60 डिग्री का एंगल बनाना है, कोई दिक्कत। और अगर यहाँ पे सिंपल z एक्सिस के साथ भी देखूं तो भी z एक्सिस अगर पीछे प्रोड्यूस कर दी जाए तो उसके साथ भी 60 डिग्री का एंगल बनाना है। एंड उसी के अलावा इसका एरिया वेक्टर भी है क्योंकि परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, ठीक। अब आपको क्लास में भी लिखा है एरिया वेक्टर इज इक्वल टू a cos 60 i कैप प्लस a sin 60 j कैप, ठीक। अब मैंने बताया था 12 cos 60 प्लस 12 sin 60, तो इट विल बी 6 i कैप प्लस 6 रूट 3 j कैप। ये इस तरीके का एरिया वेक्टर हो गया। अब phi इज इक्वल टू e डॉट a होता है, e की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 6i कैप प्लस 6 रूट 3 j कैप, इस तरीके। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो 6 2 12 प्लस 6 3 18 रूट 3, ये आपका फ्लक्स है, याद रखिए। नाउ दिस इज द नंबर। अच्छा, अब इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया, हम बात तो करना भूल ही गए यूनिट के बारे में। अब फ्लक्स की यूनिट क्या रखेंगे आप लोग, ठीक। तो याद रखें फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट है। इसको अगर आप मीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी इसकी यूनिट होगी न्यूटन
into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये हमारी इसकी यूनिट है, राइट। तो इस तरीके से जो है फ्लक्स को समझना है हमें। बेसिकली आपको सिर्फ 3D में विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर वो आ गई है तो एवरीथिंग इज डैम परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए।